अस्सलाम वालेकुम। फ़िराक गोरखपुरी ने कहा था, मैं बस एक बार लाजवाब हुआ जब किसी ने कहा कि कौन हो तुम। और यही बात गालिब ने कुछ इस तरह से कही, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आज कैमरे के सामने और अपने अहबाब की मौजूदगी में मुझे एक तरह से पढ़ना भी है बहुत कुछ और आपसे बातें भी करना है, लेकिन इस महफ़िल का जो बुनियादी मकसद है वो शायद यही है कि वो वाक़यात, वो बातें, वो चीज़ें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में, मेरी शायरी में, मेरे अदब में कोई मरकज़ी किरदार अदा किया, उनको एक तरह से साथ साथ याद भी किया जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन बातों को वहीं से शुरू करूँ जहाँ से मैंने शेर को समझना या लफ्ज़ की पहचान थोड़ी बहुत मुझे हुई थी, तो वहीं से मैं बात को शुरू करूँगा। अमजद साहब, आप अभी बात कर रहे थे अपने इल्म व अदब की दुनिया में दाखिल होने और सीखने की। मेरा ख़्याल है शायद सबसे बुनियादी इदारा ओरिएंटल कॉलेज था जहाँ से आपकी शायरी की शोहरत का भी आगाज़ हुआ और अदब को सीखने समझने का भी आगाज़ हुआ। तो उस ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बताएंगे कि ओरिएंटल कॉलेज में जो आपने 2 साल गुजारे वो किस तरह के थे? इसमें कोई शक नहीं कि ओरिएंटल कॉलेज में मेरी ज़िंदगी का वो ज़माना शुरू हुआ जब लोग मुझे पहचानने लगे, लेकिन जब मैं ख़ुद को पहचानने लगा वो ज़माना शायद इससे भी कुछ थोड़ा सा पहले का है। कि स्कूल के ज़माने में मैं जब शेर वज़न में पढ़ता था और अच्छे या बुरे शेरों पर अपनी राय देता था, तो उस वक्त मेरे जो टीचर्स थे शायद वो ज़्यादा महसूस करते थे कि इसमें कोई लिखने की सलाहियत मौजूद है। उसके बाद 2, 3, 4 बरस मैं उसमें रहा कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए या क्या बनना चाहिए, वो एक लंबी तफसील की बात है। लेकिन फिर ये हुआ कि 1965 में मैं ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुआ, उर्दू के शोबे में, और यहीं से चंद माह बाद एक वाक़या ऐसा हुआ कि मुझे ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि शायद मेरे लिए ज़िंदगी में बेहतर या बेहतरीन रास्ता जो है वो लिखने लिखाने का ही है। उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि जंग सितंबर नई ख़त्म हुई थी और उसके लिए उसके हवाले से एक मुशायरा हुआ था, तो मुझे भी ओरिएंटल कॉलेज की तरफ से वहाँ शेर सुनाने का मौका, नज़्म सुनाने का मौका दिया गया। तो जब मैंने वो नज़्म सुनाई, एक आम सी, एक बचगाना सी नज़्म कह लीजिए वो थी, कोई वो मेरे किसी मजमूए में भी नहीं है, लेकिन अब देखिए ये होता है कमाल बड़े लोगों का कि उस महफ़िल में अहमद रहीम कासमी भी मौजूद थे। मुशायरे के ख़ात्मे के बाद वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि क्या आप ये नज़्म मुझे फ़नून के लिए अनायत करेंगे। अब ये लफ्ज़ अनायत इतना बड़ा था मेरे लिए, एक बहुत छोटा सा एक नया यूनिवर्सिटी में आया हुआ लड़का जो है, जिसको भी बतौर शायर कोई जानते भी नहीं है, उसको उस ज़माने का जो सबसे बड़े शायरों में से एक शायर है वो खड़ा होके ये कहे, तो इसने, मैं समझता हूँ कि इस जुमले ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है और सबसे बड़ी मुझे ये ताकत दी, तक़वियत दी कि शायद मैं वाकई शायर हूँ और शायरी कर सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा शायर जो है ये ना सिर्फ इसकी गवाही दे रहा है बल्कि वो मेरे कलाम को अपने रिसाले के लिए मांग भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद वो मोड़ था। और इसके बाद फिर ओरिएंटल कॉलेज में जो उर्दू अदब के साथ 2 साल और उर्दू के बड़े बड़े असातिज़ा के साथ गुजारने का मौका मिला, तो उन्होंने मेरे इस यकीन को ज़्यादा महकम कर दिया कि मुझे लिखने पढ़ने का काम ही करना चाहिए, और वो क्रिकेट जिसके लिए मैं उस ज़माने में दीवाना हुआ फिरता था उसको शायद छोड़ देना चाहिए। अमजद साहब, आपका सारा सफ़र मेरे साथ है, और जब आप सिर्फ नज़में लिखते थे, गज़लें लिखते थे, तब से फिर ड्रामे तक, पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि जैसे कासमी साहब ने आपसे कहा कि ये मुझे इनायत कर दीजिए, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ड्रामे की तरफ जो लेके आई? जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो मैं चीफ़ एडिटर था हमारा महवर रिसाला जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। तो अतर शाह खां अपने हमारे मशहूर, उन्होंने बहुत लाखों में 3 और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें बहुत उम्दा लिखी उन्होंने, ह्यूमर की, उनका लाखों में 3 चलता था। तो उस ज़माने में टीवी सेट बहुत कम हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी था।
तो होता ये था कि जब कभी वो मुझे मिलते थे तो मैं उनसे बात करता था कि ये तुम्हारा जुमला बड़ा अच्छा था, या ये सीन बड़ा अच्छा था, या ये क्या लिख दिया तुमने, वगैरह वगैरह। तो एक दिन वो मुझे कहने लगा कि तुम खुद ड्रामा क्यों नहीं लिखते। अब मैंने ये समझा कि शायद ये मुझ पर चोट कर रहा है, क्या गया कि भाई खुद लिख के देख, तुझे पता चले, ऐसे तक हर वक्त तनकीद करते रहते हो। लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे जब जो तुम सवाल करते हो या एतराज़ करते हो या तारीफ़ करते हो, वो बड़ी यानी उसमें कोई नुक्ता होता है, तो इससे लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर ख़ुद भी ये सलाहियत है। तो इनफैक्ट उसके वो कहते हैं पुराना लतीफ़ा है कि छलांग किसके कहने पे लगाई थी, तो कहता मुझे धक्का किसने दिया था। तो धक्का मुझे इस मैदान में तशरीह खां ने दिया था। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि आज के बच्चों की निस्बत हमारे जो राइटर हैं, कि आप ये देखिए कि इसके बावजूद कि उस ज़माने के जो 6 राइटर थे, मुन्नू भाई हमारे साथ थे, अशफाक साहब हमारे साथ थे, बानो आपा थी, लाहौर में लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लोग जो हैं ये मुझे थपकी देने वालों में से थे कि तुम ड्रामा लिख सकते हो। लेकिन इसके बावजूद मुझे 5 साल लगे टीवी पर मेरा पहला ड्रामा होने में। तो मैं ये आपकी वसातत से हमारे जो नए लिखने वाले हैं उनको ये थोड़ी सी एक नसीहत, तो ज़रा भारी बार कम लफ्ज़ है, मशवरा ज़रूर दूंगा कि यार इसको इस काम के लिए काम को सीखना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। देखिए आर्ट जो है वो अल्लाह ताला हमें किसी इंसान को बिल्ट इन है, वो DNR उसमें आ जाता है। लेकिन क्राफ्ट सीखना पड़ता है, और क्राफ्ट मुसलसल सीखना पड़ता है, हर आने वाले ज़माने के साथ, बदलते हुए ज़मानों के साथ उस क्राफ्ट को सीखना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि उसमें नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाजत करनी पड़ती है। मुझे याद है एक दफ़ा किसी ने रोशन आरा बेगम से पूछा था कि इस वक्त दुनिया में आपका कोई सानी नहीं है क्लासिकल सिंगिंग में, तो 70 साल की आप हो गई हैं, तो अब क्या करती हैं। उसने कहा कि मैं 6 घंटे रियाज करती हूँ। मैंने कहा जब आपका कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में किसी से, और उम्र भी आपकी इतनी हो गई है, तो इतनी मेहनत आप क्यों करती हैं, 6 घंटे क्यों रियाज करती हैं जब आपका कोई मुकाबला ही नहीं। तो उनका बड़ा खूबसूरत जवाब था, उन्होंने कहा इसीलिए तो करती हूँ। अब ये जो बात है कि जब आप देखें जो कामयाबी का होता है ना जी पोडियम, उस पर जाने में मेहनत यकीनन करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ स्टे करने में उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको शोहरत मिल तो जाती है, लेकिन उस शोहरत को कायम रखना, उसमें इस्तकामत पैदा करना, ये उससे भी, और ये काम रियाजत से आता है। तो मैं ये हमेशा मशवरा अपने बाद में आने वाले दोस्तों को भी देता हूँ कि रियाजत, चाहे आप कितने भी मशहूर और मकबूल क्यों ना हो जाएं, अपना होमवर्क हमेशा करते रहे। ये जो बड़े बड़े दुनिया के क्रिकेटर हैं, विवियन रिचर्ड वगैरह और तेंदुलकर और जैसा, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों ये इतनी जान पसीना मारते हैं। आज इसलिए कि वो अपने फ़न को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम भी ये अगर कर लें तो शायद बहुत बेहतर बात। सर मेरा आपसे सवाल है कि ज़िंदगी खुद एक झमेला है, लेकिन ये क्या अलमिया है कि आपसे झमेले में बात नहीं होती। नहीं बच्चे, मुझसे क्या किसी से भी नहीं होती झमेले में बात जो है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये देखें कि ज़िंदगी की इस भीड़ में, इस शोर में जो चारों तरफ आपके वफा है, ज़िंदगी वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद हम इंसान जब अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं तो इसके अंदर से ही हम गुंजाइश पैदा करते हैं, इसी भीड़ के अंदर से, इसी झमेले के अंदर से वो पैदा करते हैं। लेकिन बाद औक़ात ज़रा चीज़ को रोमांटिसाइज़ करने के लिए, चीज़ को ज़रा थोड़ा सा मज़ेदार, पुरलुत्फ़ और क्या कहना चाहिए, एक ऐसा चीज़ जो टिकल करे कहीं से, तो फिर हर फनकार जो है वो कोशिश करता है अपनी क्राफ्ट के ज़रिए से कि वो उस चीज़ को उसमें ऐड ऑन करे। तो मैंने भी शायद यही कोशिश इस नज़्म में की है, और इत्तेफाक की बात है कि ये आप दोस्तों को बहुत पसंद भी आ गई। तो मैं इसी नज़्म से मैं सबसे पहले यानी आपको यही नज़्म सुनाता हूँ कि ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वाह वाह वाह। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में, वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है, हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है,
तुमको जो सुनानी है बात गो ज़रा सी है, बात उम्र भर की है। तुमको जो सुनानी है बात गो ज़रा सी है, बात उम्र भर की है। और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समुंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। ज़िंदगी से लंबी है बात रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है। ज़िंदगी से लंबी है बात रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है। और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झवेले।